हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब देखो, सॉल्युबिलिटी हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का टॉपिक है, और जो हमारी यूनिट 1 है वो हमारी पूरी की पूरी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही बेस है। तो अगर हम लोग बात करें अपने आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी के अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस को, एंड एट लास्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन के बारे में। तो काफ़ी कुछ आज हम लोग जो है अपनी सॉल्युबिलिटी के अंदर कवर कर लेंगे। तो आप लोग को पता ही है आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, और बाकी हम लोग सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे यूनिट 1 ना पूरा का पूरा हमारा सॉल्युबिलिटी के ऊपर है, यानी यहाँ पे आप लोगों को किसी और चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, मुझे पता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी सॉल्यूशन के बारे में पता है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं जो आप लोग को ना भी पता हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने सॉल्यूशन की, तो जब भी हम लोग किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग विलेय बोलते हैं, ठीक है, और इसको विलायक, और इसको विलियन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है शायद। तो अच्छा, यहाँ पे चलो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आखिर होता क्या है। तो देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी हमारा लेस इन अमाउंट होगा, ठीक है, जो भी हमारा लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, जो भी हमारा मोर अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, तो डेली अपने घर में हम लोग देखते ही हैं, जैसे मान लो आप लोग नमक पानी का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, नमक को डिजॉल्व कर देते हैं, और नमक क्या होता है, पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है। तो उस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा नमक होता है, यानी कि जो हमारा सॉल्ट होता है, उसको हम लोग क्या, ऐसा तो है नहीं कि सॉल्ट हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। सॉल्ट हम लोग 1 चम्मच 2 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच हो गया, तो सॉल्ट हम लोग 1 2 3 चम्मच लेते हैं। लेकिन वहीं अगर पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर हम लोग एटलीस्ट 100 to 200 ml तो लेंगे ही लेंगे। यानी कि हमारा जो वाटर है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा, और सॉल्ट हमारा लेस अमाउंट में होगा, तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर को मिला के जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, नमक पानी का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से होता है हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा एक ही सॉल्यूट हो, हमारे एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, तो ये जो हम लोगों ने सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, हम लोग चाहें तो इसमें यहाँ पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 2 सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट अभी भी हमारा एक ही है, तब भी हमारा क्या होगा, सॉल्ट शुगर वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही, यानी कि यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। ओके, चलो सॉल्यूट तो हो सकते हैं। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही सॉल्यूट हो या फिर एक ही सॉल्वेंट हो, हमारे एक से ज़्यादा भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। तो जब हमारा एक से ज़्यादा सॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे भी। तो यानी कि हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट हमेशा जो है लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा मोर अमाउंट में होता है, ठीक है। और एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। ओके, चलो इतनी बात तो समझ के एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट है, तो जनरली हम लोग क्या देखते आते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है उसमें हम लोग जो है कुछ सॉलिड वगैरह को लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लगभग लिक्विड रहता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल भी देखा, तो हमारा सॉल्ट क्या था, सॉल्ट या फिर शुगर सब सॉलिड ही हैं, और वाटर हमारा लिक्विड है। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड ही हो, और जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड ही हो?
बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो सॉल्यूट की बात करें, मान लो लिक्विड लिक्विड के एग्जांपल की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ऑयल वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन वैसे बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको मिसिबल किया जा सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से, मतलब एक एग्जांपल है। बाकी ऐसे बहुत से हो सकते हैं जो कि आपस में मिसिबल भी रहते हैं, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल का सोल्यूशन हो गया तो हमारा लिक्विड लिक्विड हो गया। और यहाँ पे देखो सॉल्वेंट हमारा सॉलिड भी हो सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये नहीं करना है कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है। जो हमारा मोर अमाउंट में होगा वो हमारा हमेशा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा लेस अमाउंट में होगा वो हमेशा हमारा सॉल्यूट होगा। दिस इज द मेजर पॉइंट। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ये सारी बातें हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन, हम लोग बचपन से ये वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छा देखो सॉल्यूशन की आपके दिमाग में इमेज क्या बनी हुई है? क्या आप लोगों ने कभी भी सॉल्यूशन को सॉलिड इमेजिन किया है? मतलब सॉल्यूशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि सॉल्यूशन यानी कि कुछ तो लिक्विड की बात हो रही है, यानी कुछ तो हमारा जो है लिक्विड टाइप का माहौल होगा, है ना। हमेशा सॉल्यूशन को सुनते हमारे दिमाग में तो यही इमेज आती है, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है सॉलिड भी हो सकता है। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया ब्रास, ठीक है, ब्रास हमारा एक टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन है। और जनरली, लेकिन ये बात भी है कि जनरली हमारा लिक्विड होता है, नो डाउट, बट हमारा सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो ना कि कोई आपसे कह दे कि हमेशा सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा तो आप लोग हाँ हाँ करते चले आओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सो ये था हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को ये सारी बातें पता भी होंगी, एंड आई थिंक कुछ बातें शायद नई भी मिली होंगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अपने सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की, तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, नाम ही है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? घुलनशीलता, यानी कि कोई चीज़ किसमें कितनी ज़्यादा घुलनशील है, कितना ज़्यादा डिजॉल्वेबल है। यानी कि सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वो हमारे सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो पा रहा है, वही होती है उस सॉल्यूट की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का अगर हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक करें तो इसका मतलब ही होता है सॉल्यूट प्लस एबिलिटी, यानी ये हमारे सॉल्यूट की जो एबिलिटी होती है, जो कि हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा किसी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो पा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो इसकी डेफिनेशन आप लोग को कई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, तो ये इसकी सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ पे देखना, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ पे हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो हमारा सॉल्यूट है वो मैक्सिमम कितना ज़्यादा किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो पा रहा है। और सॉल्वेंट कितना, देखो सॉल्वेंट का एक डेफिनेट वॉल्यूम, यानी ऐसा नहीं है ना कि अगर हम लोग मान लो कंपेयर कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम लोग सेम ही रखेंगे ना। देखो अभी हम लोग समझ रहे हैं, ज़्यादा परेशान ना हो। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए बात कर रहे हैं, देखो इसको सिंपली समझो। जैसे कि अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन की और शुगर वाटर सॉल्यूशन की, तो चलो वैसे तो दोनों के दोनों ही, हमारा जो सॉल्ट है वो भी वाटर में डिजॉल्वेबल है और जो हमारा शुगर है वो भी हमारा वाटर में सॉल्युबल है, काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ें सॉल्युबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इन दोनों में भी हम लोग कंपेयर करें तो आप लोगों को पता है जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यानी हम लोग कितना भी सॉल्ट वाटर में मिला दें वो हमारा सॉल्युबल होता रहता है। मतलब कितना भी का मतलब नहीं है, लेकिन अगर शुगर के कंपेयर में, अगर शुगर से कंपेयर करें तो सॉल्ट हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर में मिक्स कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो हमारी शुगर के कंपेयर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाई हो गई। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉल्ट हमारा मोर सॉल्युबल है, किसमें, यहाँ पे वाटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे दोनों का फिक्स्ड अमाउंट लेंगे। मान लो अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं 100 ग्राम वाटर में और शुगर को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं 200 ग्राम वाटर में, तब तो हमारी शुगर ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी ना। यहाँ पे देखो बात होती है मैक्सिमम अमाउंट की, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे हमारा इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो ये इसका मैक्सिमम अमाउंट भी तो बढ़ता चला जाएगा, यानी ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा हम लोग नमक डिजॉल्व कर सकेंगे या फिर ज़्यादा चीनी डिजॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करते समय हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम सेम रखते हैं। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो बात क्या करेंगे, इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग को पता है कि जैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन है
तो शुगर को अगर हम लोग जनरली डालते रहें तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, लेकिन 4 चम्मच के बाद अगर 5वीं चम्मच आप लोग 1 गिलास पानी में मिलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो नॉर्मली बहुत मुश्किल से मिलेगी। लेकिन अगर वहीं हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको हीट कर दिया, तो आप लोग को पता है हीट करने से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी जो हमारा शुगर है वो हमारा वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल होने लगेगा। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तभी कंपेयर करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हमारे क्या होता है, यानी कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो पा रहा है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, मैक्सिमम अमाउंट। सो ये होती है यहाँ पे इसकी एक सबसे परफेक्ट डेफिनेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे मतलब समझ गए होगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी भी नहीं समझे तो सिंपली समझो। जैसे चीनी और पानी की बात करें तो अगर हम लोग 100 ग्राम वाटर लेंगे, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, रूम टेम्परेचर पे, आप लोग घर पे करके देखो, ठीक है, एक गिलास पानी लो बराबर बराबर वॉल्यूम में, और उसके बाद उसमें चीनी और पानी सॉरी चीनी और नमक डालना चालू करो, ठीक है, और देखो कि जैसे 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, फिर आप लोग देखोगे 4-5 चम्मच के बाद नमक और डालोगे फिर भी मिल जाएगा। देखो मिलने का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब हमेशा होता है होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब है कि जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं, अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। वरना तो डालने को आप लोग चीनी डालते रहोगे तो मतलब सोल्यूशन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जाएगी नहीं, पानी के अंदर चीनी जाएगी तो है ही है ना, बट जाने के बाद वो गायब हो जानी चाहिए, यानी सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए, तभी हम लोग उसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा जो है शुगर से ज़्यादा होगी। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को बताते हैं कि कौन किसी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, बस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द एबिलिटी ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। और ये 2 सब्सटेंस कौन से होंगे, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। अब मोर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा भी सॉल्वेंट हो सकता है। टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब यानी दोनों आपस में मिक्स होके गायब हो गए, यानी यहाँ पे हम लोग नॉर्मली होमोजीनियस का सिंपल मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोग जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर। सो ये होता है हमारे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, तो बिल्कुल वही चीज़ है जो हम लोगों ने देखी। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो कि लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, ये वो कंपोनेंट होता है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, और ये हमारा मोर अमाउंट में होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का, जो कि हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्यूशन हम लोग तभी बोलेंगे जब हमारा होमोजीनस मिक्सचर बने, वरना वैसे हम लोग उसको सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझना। द कंपोनेंट्स आर रिफर टू सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट आर रिफर टू सॉल्यूट या फिर सॉल्यूट्स, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट्स, यानी एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, ठीक है। यानी हमारे कुछ टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेनली हमारे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, सैचुरेटेड का सिंपल मतलब है द सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ध्यान से, ये बिल्कुल हमारे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी है। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को हम लोग एक इस तरीके से भी देते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम ही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया। देखो मुझे चीनी पानी बहुत पसंद है, क्योंकि आप लोग समझ ज़्यादा अच्छे से सकते हो उससे। तो जैसे मान लो हमारा जो वाटर है, खुद नहीं पसंद इतना ज़्यादा, ठीक है, बट आप लोग को समझाने के लिए पसंद है। जैसे मान लो ये हमारा वाटर हो गया 100 ml, ठीक है। चलो यहाँ पे ml लिख लेना, ग्राम यहाँ पे इतना मुझे वो मत करना। यहाँ पे हम लोगों ने मान लो 100 ml वाटर लिया, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें यहाँ पे शुगर को डालना चालू किया, ठीक है, चीनी मिलाना चालू किया। तो मान लो हम लोग डालते गए, हम लोगों ने सबसे पहले 1 चम्मच डाली, मिक्स हो गई, 2 चम्मच डाली, मिक्स हो गई, 3 चम्मच डाली, मिक्स हो गई, ठीक है, 4 चम्मच डाली, थोड़ा सा मेहनत लगी, थोड़ा सा हम लोग को स्टर करना पड़ा, ठीक है, बट मिक्स हो गई।
लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ही हम लोगों ने 5वीं चम्मच चीनी को इस पानी में मिलाया तो अब वो उसमें मिल ही नहीं रही है। मतलब हम लोगों ने उसको पूरा हिला के भी देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने उसको स्टर करके भी देख लिया, लेकिन वहाँ पे जो 5वां चम्मच चीनी का था वो यहाँ पे वैसे का वैसा ही है, वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शुगर वाटर सोल्यूशन की, तो यहाँ पे सैचुरेटेड हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा वो सोल्यूशन होगा जिसमें हमारा शुगर मैक्सिमम अमाउंट में इसमें मिल के गायब हो जाए। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा 4 चम्मच चीनी है, ठीक है, तो 4 चम्मच चीनी को जो हम लोगों ने वाटर में मिलाया तो वो पूरी तरीके से गायब हो गई, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 5वां चम्मच ऐड करने की कोशिश करी तो वो उसमें गायब नहीं हुई। यानी अगर हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हमारा इस केस में वो होगा जब हम लोग यहाँ पे 4 चम्मच चीनी को ऐड किए। यानी 4 चम्मच क्या हुआ, 4 चम्मच वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि हमारा ये वाटर जो है इस शुगर के अमाउंट को डिजोल्व कर सकता है, क्योंकि 4 से ज़्यादा हम लोगों ने मिलाया तो नहीं मिक्स हो रहा। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी इस केस में हमारा मैक्सिमम कितना होगा, 4 चम्मच। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन, समझ गए। सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे शुगर वाटर का बनाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वाटर लेंगे और इसमें हम लोग 4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी 4 चम्मच चीनी का वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि वाटर अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, उसके बाद एक भी चम्मच ये डिजोल्व नहीं कर सकता। तो ये हो गया सैचुरेटेड, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो देखो, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेस देन मैक्सिमम, यानी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम से लेस अमाउंट होगा, बस बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन की बात करें तो अगर मान लो हम लोगों ने 4 चम्मच मिलाया तो हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर 4 के बजाय हम लोगों ने सिर्फ 2 चम्मच चीनी ही डाली, तो यानी 2 चम्मच चीनी डालने के बाद अभी भी हम लोग 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2 चम्मच यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है बल्कि लेस देन मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड। यानी अगर हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 चम्मच चीनी को मिलाया तो जो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर लेस अमाउंट है, इसके अंदर और भी डाला जा सकता है, यानी कि ये और भी कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व मोर देन, ठीक है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। और बात करें हम लोग यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड की, तो देखो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, a solution which contains more than maximum amount of solute that is capable of being dissolved at a given temperature is known as super saturated solution। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कि मोर देन मैक्सिमम, यानी जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी एक गिवन टेम्परेचर पे डिजॉल्व किया जा सकता है उससे भी ज़्यादा अगर वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, सोल्यूट का अमाउंट, तो वो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक्चुअल में बनता कब है, जैसे अगर मान लो इस वाले एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों ने वाटर लिया और हम लोगों ने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली, ठीक है, 4 स्पून अगर हम लोगों ने शुगर ऐड करी तब तो चलो हमारा डिजॉल्व हो गया, लेकिन जब भी हम लोग 5वां चम्मच ऐड कर रहे थे तो वो तो हमारा डिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। और आप लोग को पता है कि जब तक कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं होती तब तक हम लोग उसको सोल्यूशन बोलते नहीं है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में करते क्या है, बेसिकली हम लोग इसको हीट करने लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग को पता है हीट करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे हीट करने से क्या होता है, जो हमारा लिक्विड का सरफेस एरिया वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो 5वीं चम्मच चीनी इसमें नहीं मिल रही थी वो भी इसमें मिल जाती है। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली सिर्फ ये 4 चम्मच ही कंटेन कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा सा हीट देके इसमें 5 चम्मच चीनी भी ऐड कर दी। तो अब ये सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, यानी मैक्सिमम तो ये सिर्फ 4 चम्मच ही कैपेबल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कंटेन कर रखा है क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट दे दी। लेकिन देखो जो हमारे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, यानी जब तक आप लोगों ने हीट दे रखी है, समझना इसको, जब तक आप लोगों ने हीट दे रखी है तब तक तो ये मिला रहेगा, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने हीट रिमूव करी, जैसे इसको ठंडा वगैरह करोगे तो आप लोग देखोगे कि जो हमारी चीनी है वो आप लोगों को नीचे एक लेयर में मतलब उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा एक अनस्टेबल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब तक हीट करोगे तब तक स्टेबल है वरना अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन टर्म्स के बारे में। यानी कि यहाँ पर देखो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लोग जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट में, तो उस अमाउंट को हम लोग बताएंगे कैसे कि वो हमारा कितना मैक्सिमम अमाउंट है कितना, समझ रहे हो।
तो एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला हो गया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग बात करें अपने क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारी वही चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, जो कि हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, और आप लोग को एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। आप लोग को स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रही है, देखो उन्हीं को करना है जिनको इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। बाकी जिनको आइडिया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको यहाँ पे इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग को काम क्या करना है, स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो दिख रही है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ पे जाके ये वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हम लोग दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अब आप ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो ये वीडियो आप लोग को दिख रही है, बस ये वीडियो आप लोग को जाके देख लेनी है। थोड़ी सी 15-20 मिनट की वीडियो है, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और देख लेना। बाकी यहाँ पे लिख तो मैंने दिया है, ठीक है, कि मोलैरिटी क्या होता है, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो में जाके देख लेना और समझ लेना। बाकी हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। देखो बाकी सारी चीज़ जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर लिया है, और नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो देख लेना वहाँ जाके, ठीक है। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, देखो इसको ध्यान से समझना। देखो मोल फ्रैक्शन कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमारा, जैसे कि मान लेते हैं हमारा बी सॉल्वेंट है, ठीक है, बी हमारा सॉल्वेंट है और ए हमारा इसमें सॉल्यूट है। देखो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही तो मिक्सचर होगा, है ना, तो या तो इसमें सॉल्यूट होंगे, तो ए हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, बी हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात, मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे किसी का भी बता सकते हैं, यानी सॉल्यूट का भी बता सकते हैं, सॉल्वेंट का भी बता सकते हैं। तो मान लो अगर हम लोग सॉल्यूट का यानी ए का मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, वैसे इसको आप लोग एक्स मतलब दिखा हुआ मिलता है, बट इसको यहाँ पे कहीं कहीं हम लोग जीटा बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ईटा से भी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो जीटा मतलब थोड़ा सा एक्स यहाँ पे लंबा टाइप का हो जाता है, कुछ ऐसा। बाकी जनरली चलो आप लोग एक्स से डिनोट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग ऊपर रखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे ए हमारे क्या है, सोल्यूट है, चाहे ए लिखो चाहे सोल्यूट, अपॉन, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो सोल्यूशन में सिर्फ दो ही हैं, एक है ए एक है बी, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में यही दोनों है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो ए का निकाल ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, सबका मोल उठा के हम लोग जोड़ देंगे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है। अब जैसे मान लो अगर बी का निकाल रहे तो यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है, और नंबर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे सेम रहेगा, ठीक है, नीचे वही रहेगा, क्योंकि नीचे हम लोग टोटल जोड़ेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सबके मोल्स को जोड़ के नीचे रखना है, और ऊपर जिसका मोल निकाल रहे हो, सोल्यूट का निकाल रहे हो तो सोल्यूट का, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का, सिंपल। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस के बारे में। देखो हम फिर कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लेना, ठीक है, देख लेना। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, तो देखो हम लोगों ने पहले देखा अपना क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले देखा क्वांटिटेटिव में हमारे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब चीज़ें। अब आ गया हमारा क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिवली हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर जनरली हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली मतलब एक जनरल वे में हम लोग सिंपल बोल देते हैं कि या तो कोई चीज़ हमारी सॉल्युबल है ना, और या तो हमारी कोई चीज़ इनसॉल्युबल है।
तो देखो ये चीज़ें तब तो अच्छी हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग दो ही चीज़ बोलते हैं, या तो कोई चीज़ सॉल्युबल है या तो कोई चीज़ डायरेक्टली इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी ये जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इसके अंदर हम लोग को अपने 11th-12th की फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स को ही पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा वास्ट एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है वेरी सॉल्युबल, फिर फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें वहाँ पे सिंपल सा हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ सॉल्युबल है कि कोई चीज़ इनसॉल्युबल है। कोई चीज़ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर कितनी कम सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स आ जाते हैं। जैसे पहला आ जाता है हमारा वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल का मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल। तो इसमें हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसमें यहाँ पे होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी सॉल्युबल के आगे लिखा हुआ है लेस देन 1 पार्ट। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मान लो अगर हम लोग सॉल्यूट का मान लो एक मॉलिक्यूल लेते हैं, समझ रहे हो, तो सोल्यूट का ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लेस देन 1 पार्ट, यानी कि सॉल्वेंट के एक मॉलिक्यूल से भी लेस पार्ट में सॉल्युबल हो जाएगा। यानी ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा। तो इसको सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल भी नहीं चाहिए, यानी जितना सॉल्यूट है उतना भी सॉल्वेंट नहीं, उससे आधे सॉल्वेंट में भी ये जाके डिजॉल्व हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये वेरी सॉल्युबल हो जाता है। और फ्रीली सॉल्युबल की बात करें तो इसके लिए हम लोग को जो है सॉल्वेंट के 1 से 10 पार्ट लगते हैं। यानी फ्रीली सॉल्युबल की बात करें तो मान लो हमारा ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, तो कम से कम सॉल्वेंट के एक मतलब एक में भी हो जाएगा और 1 से लगभग 10 पार्ट तक लग सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पे रेंजेस आ जाती हैं। तो ये हो गए हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और ये हो गया हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल 1 से 10 पार्ट में सॉल्युबल हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी रेंज करता रहता है। और फिर आता है हमारा वर्ड सॉल्युबल। तो सॉल्युबल के लिए यहाँ पे आता है हमारे सॉल्वेंट के 10 से 30 पार्ट, यानी लगभग अगर मान लो सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल है तो सॉल्वेंट के 10 से 30 मॉलिक्यूल्स लगेंगे उसको डिजॉल्व या फिर सॉल्युबल करने के लिए। फिर आता है हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो उसी तरीके से इसमें 30 से 100 पार्ट, ठीक है। फिर आता है स्लाइटली सॉल्युबल, इसमें हो गए 100 से 1000 पार्ट। फिर आता है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, यानी बहुत कम सॉल्युबल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के 1000 से 10,000 पार्ट तक लग सकते हैं। और फिर आता है हमारा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। सो यहाँ पे लगभग सॉल्वेंट के 10,000 पार्ट से भी ज़्यादा लगा दोगे तब भी नहीं होगा, यानी ये हमारा होता है सिंपली इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में क्या है, सिंपली आप लोग जैसे कि मान लो कुछ पत्थर वगैरह डाल दो पानी में तो वो कभी सॉल्युबल होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है। और वेरी सॉल्युबल की बात करें तो जैसे इनो का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इनो आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन टर्म्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो ये है क्या, वैसे तो इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ, बस कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन हमारा किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। पूरी वीडियो में हम लोग बार बार यही कर रहे हैं, करना है। तो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो एक बात बताओ, जब सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में जाके मिलेगा तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। यानी सिंपली बोले तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से इंटरैक्ट करेंगे तभी तो जाके हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म क्या, यानी कि किस तरीके से जो हमारा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से जाके इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉल्यूट स्पीसीज इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन हम लोग किसी चीज़ को तभी बोलते हैं जब जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाके गायब हो जाए, यानी पूरा स्टेबल हो जाए उसी के अंदर, समझ रहे हो। जैसे नमक और पानी को जब हम लोग मिलाते हैं तो नमक हमारा कभी भी दिखता थोड़ी है, हमें मिलाते जाते हैं और गायब हो जाता है, तो तभी हम लोग उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। वही अगर पत्थर को मिलाएं तो पत्थर हमारा थोड़ी कभी पानी में मिलेगा, वो अलग अलग दिखेगा, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर जाके पूरी तरीके से स्टेबिलाइज हो जाता है, मस्त, है ना, तभी हमारा सॉल्यूशन बनता है। दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेज वेरियस प्रॉपर्टीज, यानी कि देखो, और जब हमारा जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बनाते हैं
ठीक है। तो यहाँ पे इससे बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बेसिक नेचर है उससे हमारा सोल्यूशन डिफर कर सकता है, यानी सोल्यूशन हमारा थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि मान लो उसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, कलर की बात करें तो मान लो हम लोगों ने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और होली में, अच्छा होली का सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रंग डालते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है पूरी पानी में जाके मिल जाता है कि नहीं। तो क्या होता है, जो हमारा पानी है क्या उसका नेचर है कलरफुल होना? उसका तो नेचर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने रंग डाला वो पूरे पानी में जाके मिल गया, उसने पूरे पानी के कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। पानी हमारा कलरलेस होता है, उसने कलर कर दिया। यानी यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन है ये हमारे वेरियस प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस मतलब चेंज कर सकता है, ठीक है, यानी कलर चेंज कर सकता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे उसकी डेंसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन, या फिर जो भी विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, और डेंसिटी यानी कि कितना उसका घनत्व है, तो वो सारी चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। तो ये होता है हमारा। और बाकी अगर हम लोग बात करें, दिस द इंट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज, आयन डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे अब इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखो जैसे ये हो गया, मान लो हमारा सोल्यूट, जैसे मान लो हम लोग जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे जाके चीज़ों को देखें तो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ऐसा इस टाइप का होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये मान लो ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, यानी इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होती है कि नहीं होती है। जैसे मान लो हमारा कोई भी सॉल्यूट है तो उसके जो डिफरेंट, अब एक सॉल्यूट के अंदर बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है ना, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में किसी फोर्स से ही तो जुड़े हुए हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये हमारे सॉल्वेंट के बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में देखो कुछ फोर्स लगती है। ये हमारा बॉन्ड टाइप का बन गया है, तो बॉन्ड के अंदर क्या होती है, फोर्स ही तो होती है। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो हमारा सोल्यूट अगर मान लेते हैं ए है, तो मान लेते हैं हमारा जो सोल्यूट है उनके मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारी फोर्स लग रही है उसको हम लोग दिखा देते हैं ए से, यानी ये हमारा ए इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, यानी ये हमारी हो गई ए इंट्रैक्शन फोर्सेज, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल को अगर मान लो हम लोग बी से डिनोट करें तो इनके बीच में भी देखो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही है, तो ये मान लेते हैं हमारा बी के कुछ इंट्रैक्शन फोर्सेज हो गए। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, जब हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग मिलाएंगे तो जब हमारा सोल्यूशन बनेगा तो जो हमारा सोल्यूट है उसको क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में आके थोड़ा सा घेरते वगैरते हैं, ऐसा कुछ होता है ना कि ये हमारा जो सोल्यूट है, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से यहाँ पे इस तरीके से डिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ होगी कैसे, ये बताओ, मतलब ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है तो ये कैसे आएगा, ये तब आएगा ना जब यहाँ पे ब्रेक होगा। जैसे हम लोगों ने जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो जब यहाँ पे सोल्यूट की जो फोर्सेज है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, जब हमारे सॉल्वेंट सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और यहाँ पे इसका भी बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी तो जाके हमारा सोल्यूशन बनेगा। यानी कि देखो जब हम लोग यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं, देखो समझ रहे हो ना, काफ़ी सिंपल सी बात है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेज हो गई ए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेज हो गई बी, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखो अब हम लोग का जो ए और बी है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यानी हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी अब बॉन्ड बनेगा हमारा ए और बी के बीच में। सो यहाँ पे देखो जो हमारा सबसे बेसिक फिनोमेना है, यानी हमारी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो, इफ ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सोल्यूट देन देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन्वॉल्व इन सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। यानी अगर मान लो जो हमारा ए है वो हमारा सोल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए बी को मिला के सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 3 टाइप की इंट्रैक्शन होती है यहाँ पे। सबसे पहला होता है ए इंट्रैक्शन, यानी जो हमारा सोल्यूट के बीच की इंट्रैक्शन होती है। फिर होता है हमारा बी इंट्रैक्शन, यानी जो हमारी सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होती है। और फिर इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा बनता है तब हमारे इंट्रैक्शन किसके बीच में होती है, हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी ए और बी, यानी सोल्यूट, देखो ए हमारा सोल्यूट, बी हमारा सॉल्वेंट, यानी अब हमारे इंट्रैक्शन होगी किसके बीच में, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। वही चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ये हमारा किसका मैकेनिज्म है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का। तो जब हम लोग सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये इंट्रैक्शन हमारा ए बी जो इंट्रैक्शन है वो हमारा ए और बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो हमारा ए और बी के बीच की फोर्सेज हैं, आप कह सकते हो, वो हमारी ए और बी की फोर्सेज से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना हमारा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं।
देखो इस बात को थोड़ा समझना। देखो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत डीप लेवल में जाके समझा रहे हैं, ठीक है, वरना ऐसे तो बहुत इजीली भी समझा सकते हैं, बट ये अंदर मतलब किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें हो रही हैं हम आपको वो बता रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता हो। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों ने मिलाया सॉल्यूट, हम लोगों ने मिलाया सॉल्वेंट। सॉल्यूट के बीच की फोर्सेज ए, सॉल्वेंट के बीच की फोर्सेज बी। अब जो हमारा सॉल्वेंट बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसमें फोर्सेज हमारी ए बी के बीच में होंगी। तो अगर ए बी बॉन्ड बनना है तो वो तभी बनेगा जब हमारा ए का बॉन्ड ब्रेक होगा, बी का बॉन्ड ब्रेक होगा, है कि नहीं। तो ए और बी का बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब हमारा ए बी का बॉन्ड यहाँ पे हाई होगा, यानी ए और बी के मिलने के चांसेस कब ज़्यादा होंगे, जब इन दोनों के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब ये दोनों टूटेंगे तभी तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा ये बनेगा। यानी ये जो हमारा इंटरेक्शन है ये हमारा हमेशा जो है इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होती है हमारी सॉल्यूशन की एक बेसिक कंडीशन, ठीक है। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एट नॉर्मल कंडीशन, ए बी इंटरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। देखो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाकी आप लोग चाहो तो टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, या फिर प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा करके तो चीज़ें चेंज कर ही सकते हो, बट एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, यानी कि जो हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मैकेनिज्म है वो हमारे कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो इसके पीछे जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि जो जैसा होगा वो उसी मतलब वैसे ही, जैसे जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा वो उसी नेचर के सॉल्यूट में डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि सेम डिजॉल्व सेम, ऐसे समझ लो लाइक। जैसे कि देखो मेनली हमारे दो टाइप के सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है हमारा पोलर, ठीक है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। अब देखो पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो अभी इसको भी बता रहे हैं, पहले समझो। मान लो अगर हमारा पोलर सॉल्यूट है तो वो हमारा किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो हमारा पोलर सॉल्वेंट में जाकर ही डिजॉल्व होगा, समझ रहे हो। और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही जाके डिजॉल्व होगा, ठीक है। हमारा जो पोलर सॉल्यूट है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट हमारा पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो लाइक डिजॉल्व लाइक यानी कि देखो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर, यानी जो जैसा है वो उसी में जाके डिजॉल्व होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये होता है हमारे यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अभी देखो पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा लास्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि वैसे ही आपके कोर्स में तो है नहीं, बट आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता वो वीडियो का थोड़ा सा लास्ट पार्ट देखना, और जिनको नहीं इंटरेस्ट है जानने में वो छोड़ देना, बात खत्म। अभी बात कर रहे हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं इस मैकेनिज्म के बारे में, यानी कौन सी फाइनल मैकेनिज्म होती है। तो देखो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। जो हमारी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की मैकेनिज्म है वो हमारी 3 स्टेप में इन्वॉल्व होती है। पहला होता है डिटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क, और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट, और तीसरा होता है इंजर्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 स्टेप है। पहला स्टेप है डिटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे जो हमारा सोल्यूट है वो ऐसा तो है नहीं हम लोग एक मॉलिक्यूल उसका ले रहे हैं, एक हम लोग थोड़ा सा भी सोल्यूट लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो बल्क है, ठीक है, जैसे बल्क का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। तो इस क्रिस्टल में से क्या होगा, हमारा सबसे पहले इन दिस स्टेप 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट गेट्स डिटैच का मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम सोल्यूट बल्क क्रिस्टल ये है। दिस इज फर्दर यूज्ड इन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारा सोल्यूट बल्क दिख रहा है क्रिस्टल का, यहाँ से हमारा एक, यहाँ पे देखो ये वाला एक मॉलिक्यूल जाके अलग हो गया सबसे पहले सोल्यूट से, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस स्टेप फ्रॉम द सॉल्वेंट बल्क 1 मॉलिक्यूल गेट्स फ्री एंड क्रिएट अ वैकेंट साइट। दिस वैकेंट साइट इज फर्दर यूज्ड इन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखो ये था हमारा सोल्यूट का कह सकते हो कि क्रिस्टल, और ये है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट का क्रिस्टल। देखो दोनों को हम लोगों ने इसीलिए उसको ब्लू से उसको ब्लैक से दिखाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारा सॉल्वेंट का क्रिस्टल है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा सोल्यूट से एक मॉलिक्यूल जाके अलग होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा सॉल्वेंट आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर हमारा जो एक मॉलिक्यूल है वो हो जाए फ्री हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, यानी कह सकते हो अलग ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट साइट यानी खाली जगह, वैकेंट का मतलब खाली स्पेस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा।
दिस सेकेंड साइड इज फर्दर यूज्ड इन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब कुछ नहीं, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इंजर्सन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन द वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे देखो ये हमारा जो सोल्यूट था, ठीक है, जो ब्लू कलर से था हमारा, देखो ये हमारा सोल्यूट था ये वाला, ठीक है, तो ये जो अलग हुआ था एक मॉलिक्यूल, अब ये क्या होगा, ये हमारा इस वाले सॉल्वेंट में जो कि हमारी खाली जगह है इसमें जाके फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, इन दिस फाइनल स्टेप द डिटैच्ड सोल्यूट मॉलिक्यूल इंजर्टेड इनसाइड द वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज हाउ वी गेट सॉल्वेंट विथ एम्बेडेड सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट के अंदर जाके फिट हो जाएगा। इस तरीके से होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अच्छा देखो एक चीज़ समझना, देखो ऐसा थोड़ी है कि ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, ये एक समझ लो एक अप्रोच है समझाने की, समझ लो एक हाइपोथेसिस टाइप का समझो कि इसको हम लोग इस तरीके से समझाते हैं कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी। तो काफ़ी सिंपल सा था, बाकी एग्जाम में आप लोग को इसी तरीके से लिख के आना है और समझ तो आप लोग गए ही हो। तो अब फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे से टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सॉल्वेशन और एसोसिएशन। अब देखो सॉल्वेशन क्या है, ये कुछ नई बात नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वही चीज़ है। सॉल्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच लीड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट स्पीशीज इन द सॉल्यूशन। यानी देखो अभी वही चीज़ है जो हम लोगों ने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखा, तो वही चीज़ है थोड़ा सा सॉल्वेशन भी, कि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो हमारा सॉल्यूट है, जैसे ये हमारा जो सॉल्यूट है, तो ये हमारा जब हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, जाके हमारा क्या होता है, इंटरैक्ट करने के बाद यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हमारा सॉल्युबलाइज होता है, वही होता है हमारा सॉल्वेशन, ठीक है। यानी सॉल्वेशन के बाद ही हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेशन हमारे सॉल्यूशन के पहले की प्रोसेस है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता वही है कि इन द सॉल्वेशन प्रोसेस आयंस ऑफ सोल्यूट गेट सराउंडेड बाय सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, तो होता क्या, जैसे कि हमारा जब हम लोगों ने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो हमारा सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनसे हमारा सराउंड हो जाता है, ठीक है। और हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। और ये देखो ये इस तरीके से हमारा एक टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से ही क्या होता है, एट लास्ट में हमारा जो है, हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा इसके साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, और हमारा क्या होता है, फाइनली हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल सी एक प्रोसेस है। और यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन का ही है फिनोमेना है। अगर मान लो ये जो हमारा सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ये सॉल्वेंट हमारा वाटर हो, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है अगर हम लोग उसको जो है एक्वस सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्वेशन है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन बोल देते हैं। हाइड्रा मतलब थोड़ा वाटर से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल है ना, कि अगर मान लो वाटर में हम लोग किसी चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब हमारे वाटर के अंदर सॉल्वेशन की प्रोसेस होती है तो उसको हम लोग सॉल्वेशन ना बोल के क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करना। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सॉल्वेशन। बाकी अगर हम लोग इसके बहुत ही फेमस और सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो सॉल्वेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे NaCl। NaCl मतलब क्या, नमक, वही नमक जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो आप लोग को पता है सॉल्ट वाटर में कितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो NaCl जब हम लोग यहाँ पे वाटर में मिक्स करते हैं तो होता क्या है, देखो सबसे पहले ये NaCl वाटर के अंदर जाते ही हमारा आयनाइज हो जाता है, यानी Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो Na+ है, ठीक है, तो जैसे ये हमारा Na+ हो गया, ये हमारा Cl- हो गया। तो Cl- के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसको हम लोग आयंस बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। तो Cl- के जो आयंस हैं उनको यहाँ पे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कुछ इस तरीके से डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स। और जो Na+ है उसको भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे, सराउंड कर लेंगे, और फिर इस तरीके से हमारा डिजोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से समझना। अच्छा देखो ये है क्या, ये जो ये बना हुआ है ये हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम लोगों ने ऐसे क्यों बनाया, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन।
तो इस वाले से हम लोगों ने क्या दिखाया है, ऑक्सीजन को, और इन दोनों से क्या दिखाया है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे देखो Na+ को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है, Cl- को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो Na+ है उसकी तरफ हमारा ऑक्सीजन वाला है, मतलब Na+ को यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो तो Na+ की तरफ है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे Na+ से अवे है। क्यों अवे है, अभी बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग Cl- की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन वाला पार्ट Cl- की तरफ है, जबकि ऑक्सीजन वाला पार्ट Cl- से अवे है। सो ऐसा है क्यों, एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा H2O है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा होता है, ये हमारा वाटर हमारा एक टाइप का क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक्चुअल में देखो ये जो हमारा H2O है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड होता है हमारा, कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉरी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है, तो अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया H2O। देखो थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझा रहे ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है, वरना तो पढ़ने को पढ़ लो, ठीक है, क्या है मतलब इतने में ही हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना। बाकी ये है क्या चीज़, जिसको ऐसे बुक में अगर मान लो इस तरीके से बना देखा होगा, तो ये किस तरीके से बना हुआ है, ऐसा क्यों बना हुआ है, तो समझना इसको। जैसे ये हमारा H2O है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से होता क्या है, देखो जो हमारे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड्स, सॉरी एलिमेंट्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करते हैं। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और इस वाले हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, देखो जैसे ये देखो पूरी तरीके से खींच नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करेगा। तो कोशिश करने से होगा क्या, जैसे मान लो ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये क्या करेगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और आप लोग को पता है जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है तो उसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। लेकिन देखो ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, बल्कि कोशिश करेगा। तो कोशिश करने से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन पूरी तरीके से इसके पास भी नहीं आएंगे। तो इसके पर माइनस चार्ज ना आके एक डेल माइनस चार्ज आ जाएगा। डेल माइनस का मतलब होता है थोड़ा सा माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसके ऊपर आ गया डेल माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ से इसके ऊपर जब डेल माइनस आ रहा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसके ऊपर भी तो प्लस चार्ज आएगा, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज कब आता, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला जाता। लेकिन चला तो गया नहीं है, सिर्फ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना बीच में फंस जाता है, ऐसे समझो। यहाँ से इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हुआ क्या, ये बीच में फंसा है। ये ना तो ऑक्सीजन के पास गया ना तो हाइड्रोजन के पास पूरी तरीके से रह गया। तो इसके ऊपर आ जाता है डेल माइनस चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा डेल प्लस चार्ज। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे इसके पास आ रहा है, पर ना तो आया ना तो गया, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। और जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वही हमारे पोलर कंपाउंड बनाते हैं। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो डेल माइनस चार्ज आप लोग को दिख रहा है, डेल प्लस चार्ज दिख रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ चार्ज हमारा बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, पोलैरिटी, यानी एक तरफ चार्ज हमारा पोलर हो जाता है। समझो पोलैरिटी मतलब क्या, एक जो कि एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाती है पोलर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इस वाले स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास आप लोग को डेल माइनस दिख रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है देखो ये दो से हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनके ऊपर डेल प्लस चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेल प्लस डेल माइनस कहाँ से आया, समझ गए ना। देखो ये डेल प्लस डेल माइनस ऐसे आया कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खींचने की कोशिश करी तो इसके ऊपर आ गया डेल माइनस, और इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो इनके पास आ गया डेल प्लस, तो ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये दूर क्यों है, ये अवे क्यों है, और ऑक्सीजन इस तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे Na+ है और प्लस की तरफ हमेशा माइनस वाला ही तो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन का डेल माइनस चार्ज है ये हमारा Na+ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, Na+ को सराउंड कर लिया। लेकिन सराउंड करते समय जो ऑक्सीजन वाला कह सकते हो कि पोल है वो Na+ की तरफ है, और जो हाइड्रोजन वाला साइड है वो अवे है। लेकिन वहीं अगर हम लोग Cl- की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइड्रोजन वाला साइड है वो हमारा Cl- की तरफ है, जबकि ऑक्सीजन वाला साइड हमारा Cl- से
दूर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये माइनस है, तो माइनस वाला हमेशा माइनस से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और प्लस वाला क्या होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो हाइड्रोजन वाला साइड है वो इधर है, और जो ऑक्सीजन वाला साइड है वो उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो सॉल्वेशन हमारा 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला हो गया सरफेस एरिया। देखो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेशन उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि बिल्कुल इसका सिंपल सा एग्जाम है चीनी और नमक। देखो चीनी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में यहाँ पे सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता है। बल्कि नमक की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत स्मॉल स्मॉल से होते हैं, ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो हमारा नमक है, यानी जो हमारा सॉल्ट है, वो वाटर में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, क्योंककि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ऑल्दो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी आप लोग पीस दोगे तो उसका डिजॉल्वेशन यहाँ पे NaCl के बराबर हो जाएगा। ये तो बस समझाने के लिए, क्योंकि NaCl के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। तो सरफेस एरिया हो गया। दूसरा हो गया एजिटेशन। एजिटेशन यानी कि स्टरिंग। स्टरिंग मतलब कि आप लोगों ने क्या किया कि किसी चीज़ को मतलब किसी लिक्विड में डिजॉल्व किया, उसके बाद उसको हिलाने लग गए। जैसे कि नमक को जब हम लोग पानी में डालते हैं, अगर उसको चम्मच से चलाते हैं हम लोग, ठीक है, स्पून से, तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होना चालू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा स्टरिंग करेंगे, स्टरिंग मतलब किसी चीज़ से चलाना, ठीक है, तो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है हमारा टेम्परेचर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेशन बढ़ जाएगा। जैसे चीनी पानी को जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, वो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। देखो सॉल्वेशन मतलब सॉल्युबिलिटी, सिंपल सी बात है। सॉल्वेशन मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कितनी जल्दी हमारा और किस तरीके से हमारा सॉल्यूट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर। तो इसी सॉल्वेशन में हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है एसोसिएशन। देखो एसोसिएशन को अगर हम लोग समझे भी तो एसोसिएशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग होना, जुड़ना। एसोसिएट होना यानी कि आपस में थोड़ा सा ज्वाइन होना, ऐड होना। देखो एसोसिएशन पहली बात तो सिर्फ उन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन है जो कि आयंस के फॉर्म में डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने NaCl की ही बात करें तो NaCl आप लोग को पता है, जब हम लोग किसी भी मतलब किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में, यानी कि ये 2 आयंस में ब्रेक हो गया। लेकिन मान लो अगर हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एसोसिएशन की बात नहीं करेंगे। यानी एसोसिएशन किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए डिफाइन है जो कि आयनाइज होते हैं। तो एसोसिएशन इज डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस कम्स टुगेदर इन सॉल्यूशन and form a distinct chemical entity. It is simply joining or addition of ions. The principle behind association is defined by Coulomb's law. देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये सॉल्यूशन है, इसमें हम लोगों ने NaCl को डाला, अब ये Na+ इसके अंदर अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, तो अब ये NaCl इसके अंदर जाके किस तरीके से डिजॉल्व हो रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन के थ्रू समझाते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कूलॉम्स लॉ से। क्या होता है, F = K(Q1Q2)/R², जिसमें K हमारा क्या होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ठीक है। तो यही होता है हमारे यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, और इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं Q1 Q2। वही हमारी 2 चार्जेस, जैसे एक हमारा पॉजिटिव आयन हो गया, एक हमारा निगेटिव, तो वो चार्जेस हो गई। R यहाँ पे क्या होता है, उन दोनों, जैसे यहाँ पे Na और Cl, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा R। और यहाँ पे 4π तो कांस्टेंट है, ε0 हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये होता है हमारे यहाँ पे कूलॉम्स लॉ। बाकी देखो यहाँ पे आप लोग को कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना नहीं है कि हम लोग इसको बहुत डिटेल में जाके देखें, कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन यहाँ पे मेनली 3 टाइप से हमारा एसोसिएशन हो सकता है। यानी कि जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो इनका एसोसिएशन यानी ये सॉल्वेंट में जाने के बाद 3 तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया फुली सॉल्वेटेड, दूसरा हो गया सॉल्वेंट शेयर, थर्ड हो गया कॉन्टैक्ट आयन पेयर। तो पहला होता है हमारा यहाँ पे फुली सॉल्वेटेड। तो फुली सॉल्वेटेड में क्या होता है, इन दिस एनायनिक एंड कैटायनिक पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कवर्ड सेपरेटली बाय डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे ये मान लो जो प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो है सॉल्यूट, जैसे ये हमारा एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा, क्योंकि सॉल्यूट ही तो ब्रेक हुआ है प्लस माइनस में, तो यहाँ पे इस प्लस वाले को अलग से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल घेरेंगे और माइनस वाले को अलग से सराउंड करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट शेयर में, फुली सॉल्वेटेड में ये होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस आप लोग देख लेना। बाकी
बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंड टाइप की, तो ये हो जाता है हमारा सॉल्वेंट शेयर्ड। इसमें क्या होता है, इन दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अटैच। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, देखो ये जो ऊपर से है ये हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हो गया, अंदर इसके हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों लोग अपना थोड़ा सा पार्ट शेयर कर रहे हैं, देखो दोनों थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, ये इतना शेयर कर रहा है इतना, और इनके अंदर फिर क्या होता है, फिर हमारे ये जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट आयन पेयर। तो इसमें देखो ये हमारा बहुत जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे सॉल्यूट के आयंस हैं पहले वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और फिर क्या होता है, फिर हमारा ये जो कवर हो जाते हैं किससे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये देखो पहले ये दोनों पास में है, फिर ये दोनों कवर हो गए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, यानी इसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी शेयर हो रहा है और सॉल्यूट भी शेयर हो रहा है। तो हाँ, तो ये होता है हमारा यहाँ पे एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। और आई होप कि आप लोग को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके बताना, कोई चीज़ डाउट लगी हो तो बताना। और अगर आप लोगों ने वीडियो मतलब ये टॉपिक पहले से भी समझ रखा था, कुछ नया सीखने को मिला तो भी बताना। और बाकी देखो इस बार से हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाके बताया जाए, क्योंकि देखो यार कोई मतलब नहीं है ना कि हम लोग बस वही चीज़ें एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ते रहें। चीज़ों को पढ़ना ही है तो थोड़ा सा आप डीप में पढ़ते हैं। बाकी आप लोग बताओ आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि बस वही एग्ज़ाम तरीके से ही पढ़ाया जाए, कि इतना डीप में जाया जाए, कैसी चीज़ें लग रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कुछ आप लोग को जो भी चेंजेस आप लोग चाहते हो कि हम करें वो भी आप लोग कमेंट करके बताया करो, ठीक है। जैसे बताओगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि आप लोग चाहते क्या हो। तो आप लोग कमेंट करके बताया करो, कमेंट कर दिया करो। वैसे आप लोग बिना बोले बहुत कुछ कर देते हो, ठीक है, लिटरली, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। बट कमेंट भी कर दिया करो, एक दिल ही भेज दिया करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।